सो गुड मॉर्निंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। हमने लास्ट क्या पढ़ा था? कंपनी की पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ी थी। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब इनकॉर्पोरेट होती है, किस में? आरओसी के पास में, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है सेक्शन 9 में। मतलब जैसे ही कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो क्या इफ़ेक्ट होता है उसका। तो एक बेसिक इफ़ेक्ट तो ये होता है कि इट बिकम्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी और एन आर्टिफिशियल पर्सन। किसकी नज़र में? लॉ की नज़र में। ये तो एक क्लैरिटी आ जाती है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी का रूप धारण कर लेता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। क्लियर है? सेक्शन 9 पढ़ते क्या है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने को उस पर ना, कि सेक्शन 9 को एक्सप्लेन करो। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वो डेट कहाँ लिखी रहती है? CIN, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। मैंने आपको पढ़ाया था 21 डिजिट का होता है। जो सब्सक्राइबर्स थे मिनिमम 271 OPC पर पब्लिक और प्राइवेट में, और ऑल अदर पर्सन जो समय समय पर कंपनी के मेंबर बनते हैं एज ए शेयर होल्डर, है ना। वो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, मतलब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर भी हो सकती है। वो नाम कहाँ लिखे रहेंगे? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा रहेगा कि भैया कंपनी के मेंबर्स कौन कौन हैं, किन किन लोगों ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त सब्सक्राइब किया था और उसके बाद भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। सच अ रजिस्टर्ड कंपनी। अब देखो बहुत ही आसान चीज़ है यार। अब वो कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बन चुकी है अंडर दिस एक्ट, तो उसका परपेचुअल सक्सेशन होगा। व्हाट इज़ दैट मीन? कि उसके सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स कंपनी में रहें या ना रहें, इंसॉल्वेंट हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, कंपनी की एंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। और कौन कौन से पावर्स मिलते हैं उसको इनकॉर्पोरेशन के बाद में? टू एक्वायर, अपने नाम पर वो प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। दूसरों को सीव कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, खुद सीव हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर यस बैंक ने लोगों के पैसे डुबाया, यस बैंक एक बैंक है, कंपनीज एक्ट के कंप्लाइट करता है, बैंकिंग कंपनी है, तो जो पब्लिक होगी जिनके पैसे डूबे, जल्दी मुझे बताना, वो यस बैंक को सीव करेंगे ना भाई। उन्होंने पैसा तो यस बैंक में रखा था। हाँ, वो अलग बात है कि यस बैंक को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन करेंगे? नेचुरल पर्सन। वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम बाद में पढ़ चुके हैं ना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कॉर्पोरेट फिल्म में। ठीक है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट, द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन। एग्री? जो उसके प्रमोटर से उनकी आइडेंटिटी अलग, जो उसके मेंबर्स थे उनकी आइडेंटिटी अलग, और कंपनी की आइडेंटिटी अलग। So there comes into existence a binding contract between the company and its members, evidenced by its memorandum and article. अब एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनी के काम के लिए ये लाइबल नहीं होंगे, इनके काम के लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। ये तो तय हो गया, ठीक है। और मेंबर्स लोगों ने जो मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करके पैसे लगाने की जो एक कसम खाई थी, एक डिक्लेरेशन दिया था, उसके लिए उनको कंपनी को पैसे पे करने ही पड़ेंगे। एविडेंस हो गया ना। कोई भी मेंबर बाद में पलट नहीं सकता, अरे मैं पैसे नहीं दूंगा। तो भैया तूने मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया ना, यू हैव टू पे। ओके, बराबर है। और जो एम्प्लॉयज़ है, जो इंटरनल लोग हैं, उन लोगों ने आर्टिकल को सब्सक्राइब किया, तो यू हैव टू कंप्लाइड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज रिटन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब कुछ केसेस हैं, जैसे इसमें लिखा है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस SS झुंझुनवाला। तो ये जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये इन केसेस के थ्रू एग्जिस्टेंस में आए। मतलब इन केसेस में कुछ आवाज़ें उठाई गई थी कंपनी की एंटिटी को लेके, कुछ सवाल उठाए गए थे, तो इस पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। कंपनी का अपना परपेचुअल सक्सेशन है, वो तभी ख़त्म होगी जब वो खुद लिक्विडेशन में आए। जैसे किंगफिशर का एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर वो ऐसा कोई काम करे जिसको रजिस्ट्रार खुद ही उसको रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दे। इट्स लाइक लोगों के पैसे डुबाना, या फाइलिंग नहीं कर रहे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल कर रहे, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे। जो व्यक्ति कंपनी में शेयर खरीदता है डज नॉट बाय एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। मतलब जो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होगी वो कभी शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना है आपका। एंड सेम वाइस वर्सा, a property of shareholder cannot be treated as a property of company unless और until कोई liability का इशू ना हो।
ठीक है। बट इन सर्टेन केसेस एक रेट पिटिशन, एक दरख्वास्त की गई है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, विल बी मेंटेनेबल बाय कंपनी और इट्स शेयर होल्डर्स। कुछ केसेस में, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर ने कंपनी से लोन लिया, लेते हैं ना, ठीक है, तो उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी को कंपनी के पास में प्लेज या मॉर्गेज कर सकता है, तो वहाँ रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है कि भैया इसने मेरे से लोन लिया और पैसे नहीं पे कर रहा है। लॉजिक समझ रहा है ना। सेम एप्लीकेबल टू जब ये अपनी प्रॉपर्टी, जब ये इनके पैसे डूब जाते हैं किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, तो ये फिर कंपनी की प्रॉपर्टी पे अपना हक जता सकते हैं। इन केसेस में पॉसिबल है। यस बैंक का एग्जांपल हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीगल पर्सनालिटी इमर्ज, कंपनी की लीगल पर्सनालिटी, अच्छा मेरे गले की खराश में मत जाना, वो बहुत ज़्यादा खराश हो गई है बिकॉज ऑफ द मौसम बहुत चेंज हो रहा है। लीगल पर्सनालिटी इमर्ज फ्रॉम द, जैसी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तुरंत उसकी लीगल पर्सनालिटी इमर्ज होती है ना। और जो लोग सब्सक्राइब किए थे किसको, जल्दी बताओ, मेमोरेंडम को, और जो अदर पर्सन थे उनके अलावा, 7, 2 और 1 के अलावा, चाहे वो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, उन सबको मेंबर्स की श्रेणी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मेंबर्स। मगर कंपनी एक लीगल पर्सन की तरह अपनी एंटिटी के हिसाब से फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देती है जैसे ही कंपनी स्टैब्लिशमेंट में आती है, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में जो जिक्र है वो किस पे फोकस किया गया है मोस्टली, कितने ही लोग कंपनी से जुड़ जाएं, कंपनी जैसी एंटिटी बनेगी अपने फंक्शन खुद स्टार्ट कर देगी। ऊपर वाले में प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने केस पढ़ा, और ये जो मेंबरशिप से रिलेटेड केस है ये क्या में पढ़ना, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट अ कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। यस, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती है। इसके हज़ारों लाखों एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, ठीक है। तभी तो होल्डिंग सब्सिडायरी बनती है या एसोसिएट बनती है, एंड बिकम अ कंट्रोलिंग कंपनी, जिसको हम होल्डिंग कहते हैं। पढ़ेंगे नहीं पढ़े बच्चों हम लोगों ने। मगर अगर एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, कंपनी है ना, इसकी भी अपनी एक एंटिटी है, लॉ की नज़र में इसकी भी है, तो अगर ए बी कंपनी के 100% शेयर भी खरीद लेता है तो इट डज नॉट डिमीन द आइडेंटिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये नहीं कि उसने बी की आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया। बी की अपनी आइडेंटिटी तो रहेगी, भले इस तरीके से रहे कि ए के द्वारा एक्वायर हो, बट रहेगी ना, कि बी की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। देखो क्या लिखा है, मियरली जस्ट बिकॉज कि भैया एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के पूरे शेयर खरीद लिए, इवन इन दैट सिचुएशन इट डज नॉट एंड इट्स लीगल कैरेक्टर। उस कंपनी का अपना एक कैरेक्टर तो रहेगा, लीगल कैरेक्टर रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के पूरे स्टॉक शेयर खरीद लिए होते हैं तो क्या फ्लिपकार्ट की एंटिटी नहीं होती? आप तो फ्लिपकार्ट के नाम से खरीदते हो ना आज भी। क्लियर हो कि नहीं क्लियर आ? तो यहाँ पर आ गया कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी खरीद लेगी, तब भी कंपनी की एंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोलिंग पे फ़र्क पड़ जाएगा, एंटिटी पे नहीं पड़ेगा। कंट्रोलिंग और एंटिटी में फ़र्क होता है। स्पेंसर एंड को कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास। और लास्ट क्या है, एज हैज़ बीन स्टेटेड अबव द लॉ रिकॉग्नाइज सच अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, juristic or a legal person and different from its members. So the mere fact that अगर उस कंपनी में फॉर एग्जाम्पल सरकारी कंपनी है, अगर पूरा कैपिटल भी किसने लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे शेयर किसके नाम पे खरीद कर रखी है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर भी या अदर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ कंपनी। कंपनी रहेगी, इनकी जागीर नहीं बन जाएगी वो। लॉजिक समझ रहा है? भले आप पूरे पैसे लगा दो, पूरे कैपिटल लगा दो, मगर कंपनी की आइडेंटिटी पे फर्क नहीं आएगा। सो इट डज नॉट मीन कि आपका पैसा लगा एज ए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर तो आपने उसको क्या बना लिया, अपना एजेंट। लॉजिक समझ रहा है ना? इट डज नॉट मेक यू द एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। कंपनी की अपनी आइडेंटिटी रहेगी। कौन सी कंपनी ने किस पे केस की थी, कौन सी सरकार पर? हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें क्या पढ़े हम लोगों ने, सबकी अपने फैक्ट पढ़ना अच्छे से, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़े, शेयर कैपिटल वाला किस्सा पढ़े, इट डज नॉट मेक एजेंट। ऊपर वाले में क्या पढ़े हम लोगों ने, एक कंपनी दूसरी कंपनी के पूरे शेयर क्यों ना खरीद ले, पता होना चाहिए ना भाई, पढ़ गया रहे। यहाँ सेपरेटली गारंटेड वाला पढ़े, मेंबर्स और कंपनी में सेपरेटली। यहाँ प्रॉपर्टी, मेंबर की प्रॉपर्टी और कंपनी की प्रॉपर्टी, ये जो डिफरेंस है। लॉजिक समझा मेरे बच्चों?
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. सो इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या है? सेक्शन 10 क्या बोलता है? वी आर द मेमोरेंडम और आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड शेल बाइंड द कंपनी. मेमोरेंडम ऑल्सो बाइंड द कंपनी, आर्टिकल ऑल्सो बाइंड द कंपनी. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेमोरेंडम में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर उसको पढ़ के कोई शेयर होल्डर पैसे लगाता है, कोई पब्लिक, कंपनी को बाइंड करेगा ना वो, कि जो इसमें लिखा है वो सच माना है हमने. क्लियर है? ठीक है, ओके. क्योंकि हमारे हिसाब से तो जो डॉक्यूमेंट है वो किसने बनाया? कंपनी ने बनाया. तो हम तो कंपनी को ही दोष मढ़ेंगे. ठीक है. तो जो भी पैसा मेंबर ने पे किया है, किसको? कंपनी को. किसके थ्रू? मेमोरेंडम या आर्टिकल के थ्रू. एक प्रकार की कंपनी पे डेप्ट है वो, क्योंकि कंपनी को उस पैसे को वापस करना पड़ेगा ना, वेदर एज ए शेयर होल्डर और एज ए डिबेंचर होल्डर और एज ए क्रेडिटर. ठीक है, एज ए मेंबर बन के जो आपने पैसा लगाया है कंपनी में. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. कितने प्रकार का कैपिटल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी रेज कर सकती है. जब कैपिटल इशू किया जाता है तो उसके क्या टाइप्स होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ पहले, आई होप आपको समझ जाएगा. इसके लिए हम लोग छोटी सी एक चीज़ करते हैं. सॉरी, चलिए देखिए, एक उदाहरण के तौर पर जाते हैं हम लोग. कंपनी का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं आपके सामने, कैपिटल का, क्लासिफिकेशन का. कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है आरओसी के पास में, तो उसमें एक क्लॉज होता है मेमोरेंडम, इसका हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज, कि भाई कितना पैसा आप लोगों से है ना मैक्सिमम इकट्ठा करने वाले हो, ये आपको बताना पड़ता है. तो जितना पैसा आप कंपनी पब्लिक से इकट्ठा करने वाले हो ना, उसको उसकी अथॉरिटी आपको आरओसी से मिल जाती है. तो उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, कि इतना हम पैसा इकट्ठा करेंगे. उसका ना उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बाद में मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हो. क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, कि इतना अमाउंट कंपनी लेगी पब्लिक से शेयर के रूप में. ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर नीचे लेते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वो अमाउंट है 1 करोड़. 1 करोड़ आपका ऑथराइज कैपिटल, अथॉरिटी दे दी गई, इतना पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं थ्रू शेयर कैपिटल या अदर कैपिटल्स. एक बात बताइए, आप पूरा पैसा तो आप एक बार में इशू नहीं कर देंगे. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 50 लाख रुपीस के शेयर इशू किए. एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, काम आ जाएगा. ठीक है, तो मेरे बच्चों, जो 50 लाख हुआ आपका, वो हुआ इशूड कैपिटल. और 50 लाख अभी तक आपने इशू नहीं किए, बचा लिए, तो वो हो गया आपका अनइशूड कैपिटल. बराबर है? सही बोल रहा हूँ मैं? पक्का? ठीक है, समझा? यहां तक समझा है ना? अब मान लेते हैं 50 लाख में से 45 लाख के लिए सब्सक्रिप्शन आया, लोगों ने अप्लाई किया 45 लाख रुपए के शेयर के लिए, 45 लाख तक के. तो 45 लाख हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि इतने लोगों के इतने के लिए अप्लाई किया लोगों ने. अब 5 लाख के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं आया ना, तो ये हो गया आपका अनसब्सक्राइब कैपिटल. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का क्लियर हुआ? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है. 45 लाख रुपए में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 40 लाख रुपए आ गए. यानी जितने के लिए अप्लाई हुआ था, जिसके लिए एप्लीकेशन मनी दिया गया था, पूरा पैसा नहीं आया, 40 लाख रुपए आ गए. तो अगर आपको 45 लाख ही चाहिए थे, ध्यान देना, और आपको आए कितने? 40. तो ये 5 लाख जो नहीं आया आपको, उसको हम बोलेंगे, ध्यान देना, एरियर्स. जितने की उम्मीद थी उतने नहीं आया, ड्यू हो गया इतना पैसा. उम्मीद थी ना, नहीं आया. और अगर आपको 40 की ज़रूरत थी, भले आपने सब्सक्रिप्शन कितने के लिए लोगों से करवाया? 45 के लिए. तो ये 5 लाख आपने बोला बाद में भी मिलेंगे तो चलेंगे, वाइंड अप के टाइम पर या कंपनी को जब ज़रूरत होगी. तो यही 5 लाख उस वक्त क्या हो जाएगा? रिजर्व कैपिटल. आपने रिजर्व कर लिया कि बाद में देना. और ये 40 जो आपके हाथ में आ चुका है,
इन बोथ कंडीशन इस कॉल्ड पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? पेड अप। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आपके हाथ में आ चुका है शेयर बेचने के बाद। लॉजिक समझा? पक्का? तो कितना ऑथराइज होगा, कितना इशूड होगा, कितना सब्सक्राइब होगा, ये एक प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कंपनी के मेमोरेंडम में या प्रॉस्पेक्टस में डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, एक क्लियर डेफिनेशन के थ्रू। बस यही पढ़ना है अपने को। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, देखो लिखा ना, जिसकी अथॉरिटी आपको दी गई है कि मैक्सिमम कितना पैसा आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, बराबर है। सम दिया रहता है मेमोरेंडम में कितना पैसा कंपनी इशू कर सकती है। रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं हम लोग उसको, आरओसी के पास मैक्सिमम अमाउंट किसके थ्रू? बाय इशूइंग शेयर्स। ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कितना, फिक्स पहले ही डिसाइड हो जाता है कितना आपसे लिया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है ना शेयर्स, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा, है ना? ठीक है, इशूड कैपिटल अभी बताया ना, पूरा तो इशू करते नहीं आप, सेक्शन 250 बोलता है। ठीक है, विच मीन्स वो कैपिटल जो समय समय पर आप सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब लोगों के ख़रीदने के लिए इशू करते रहोगे। तो इशू कैपिटल किसका पार्ट हुआ? पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, जो कंपनी ऑफर करती है, उसमें शेयर्स और दूसरे भी प्रकार के कैपिटल आ सकते हैं, लाइक डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस कैपिटल। अदर देन कैश के लिए भी हो सकता है, लाइक कंसिडरेशन तो हो ही सकता है। अदर देन कैश मतलब अब किसी एम्प्लॉय को आप शेयर ऑफर कर रहे हो तो उससे आप सर्विसेज ले सकते हो। लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो अदर देन कैश भी एक इशू हो सकता है। ठीक है, आपको इशूड कैपिटल अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। लाइबिलिटी होती है ना, वो पैसा आपको बाद में वापस करना है कैपिटल अकाउंट में। सब्सक्राइब कैपिटल, जितना इशू किया था उसमें लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, मतलब कितने के लिए अप्लाई किया। तो 45 वाला जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, लोग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स, मतलब इंटेंडेड मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स बनने वाले हैं, क्योंकि अब शेयर्स खरीदने के लिए उन्होंने अप्लाई तो कर दिया है, तो आप शुरू में थोड़ा ना पूरा पैसा पे करते हो, आप एक एप्लीकेशन मनी पे करते हो, जो नॉर्मली 5% मिनिमम टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है। 100 रुपये का शेयर है तो आपने 5 रुपये मिनिमम 5 रुपये तो आपको पे करना ही करना है। फिर आता है सब्सक्राइब का एक उदाहरण दे दिया उसने, कितने के लिए देखो लिखा, टेकन बाय द पब्लिक। तो मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई नोटिस दी, एडवर्टाइजमेंट दी, या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, या कोई बिजनेस लेटर इशू किया, कोई बिल हेड, लेटर पेपर हेड, ठीक है, और स्टेट्स किया उसमें, उसमें लिखा कि कितना ऑथराइज कैपिटल है, कितना सब्सक्राइब है, कितना सब्सक्राइब है, कितना पेड अप है। मस्ट ऑल्सो स्टेटेड इन इक्वली कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ में, उनके अमाउंट के साथ में आपको इक्वल इंपॉर्टेंस उनको देना पड़ेगा। लोगों को पता होना चाहिए कितना आप सब्सक्राइब के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना पेड अप आपको मिल चुका है या मिलने की एक्सपेक्टेशन है, या कितना ऑथराइजेशन है। वही अगर आप ऐसा नहीं करते, लोगों को कन्वे नहीं करते किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन में कि कितना ऑथराइज है आपका, कितना सब्सक्राइब आपने किया है, कितना आपको पेड अप मिला है या मिलने वाला है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो कंपनी और कंपनी के ऑफिसर जो है उनको फाइन लगेगा 10,000 5,000 रिस्पेक्टिव, 10,000 कंपनी को, 5,000 ऑफिसर को। ठीक है, इक्वली आपको तीनों को इंपॉर्टेंस देके अमाउंट के साथ में डिटेल में दिखाना पड़ेगा। कॉल्ड अप कैपिटल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंपनी ने जितना बुलाया कि भाई सब्सक्राइब तो कर लिए ना लोगों ने, तो कंपनी ने बुलाया कि दे दो ना, तो जो बाजू में एग्जांपल दिया, तो मान लो 45 की ज़रूरत थी और 45 ही कॉल्ड किया, तो 45 ही कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। और आपको ज़रूरत ही 40 की थी, तो बोले 5 बाद में ले लेंगे, तो ये 40 कॉल्ड अप हो। लॉजिक समझा ना? बाकी का बचा हुआ 5 रिजर्व हो गया। ठीक है, देखो लिखा ना, विच हैज़ बिन कॉल्ड फॉर पेमेंट, है ना? क्लियर है? इट इज़ द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर इशूड। पेड अप कैपिटल क्या हुआ? जो आप कंपनी को मिल चुका है, पेड हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, इट इज़ इक्वल टू द कॉल्ड कैपिटल लेस इन एरियाज। मतलब कैसा? अब हमने 45 लाख बुलवाए, कॉल्ड अप किए, अब मुझे ज़रूरत 45 की थी, ध्यान देना ऊपर समझा ना, एग्जाम 40 आए, ये हो गया पेड अप, बचे हुए 5 लाख नहीं आए, बोलने के बाद में, वार्निंग देने के बाद में भी, तो ये हो गया आपके कॉल्स इन एरियार्स, मतलब ड्यू अमाउंट, एरियार्स मतलब ड्यू, कॉल करने पर, बोलने पर भी पैसा दिया नहीं गया। और अगर मैं मांगता ही 45 की जगह, तो 5 रिजर्व हो जाता कि बाद में ले लूँगा। क्लियर हुआ ना? पेड अप को माइनस कर दो एरियर से, तो क्लियर हो जाएगा कितना आपको बचा है। क्लियर हुआ? समझा मैंने क्या बोला आपको?
चलो ये हो गया फिनिश आपका एक छोटा सा टॉपिक। भैया कुछ भी मत छोड़ना फाउंडेशन में, जो छोड़ो वही आता है। इफेक्ट भी पढ़ना, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना, कैपिटल का कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है गलती से भी।